जनाब बैक टू बैक 2 एपिसोड पिछले हफ्ते के डिलीट कर दिए गए हैं। आप तक पहुंचने से पहले ही वो डिलीट कर दिए गए थे, तो मैं जल्दी से उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो ये एपिसोड भी डिलीट हो जाएगा। 2 बहुत जरूरी चीजें। पहली चीज ये है कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और किसान और फलाना ढिमाका जो आप सुन रहे हैं, कभी सोचा है कि अचानक ये कॉर्पोरेट वालों को खेती का ध्यान कहां से आ गया? मैं भी अभी तक कानून पढ़ने में ही लगा हुआ था, लेकिन जब मैंने पढ़ा कि अंडर सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि खेती से होने वाली कोई भी आय पर टैक्स नहीं लगता है। कितने किसानों को ये पता है? लेकिन जब कॉर्पोरेट लोग खेती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगेंगे तो जो उनको खेती से घाटा होगा उसका भरपाई वो अपने फैक्ट्रियों में होने वाले फायदे के टैक्स से करेंगे। आपने देखा होगा, मैं पिछली बार जब राजस्थान गया तो मैंने देखा था कि बहुत सारे खेत खाली पड़े हुए थे, वो जमीनें सुनारों की थी। सुनार लोग वहां के क्या करते हैं कि जो हीरे के व्यवसाय से उनको मुनाफा होता है उसको उस खेती पर घाटा दिखाकर अपने टैक्स को बचाते हैं। तो इस चीज का मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया था जो डिलीट हो गया है। एक और मैंने बनाया था कि भारत नेपाल को पेट्रोल बेचता है, आज भी बेचता है, कल भी बेचा था, परसों बेचेगा कि नहीं बेचेगा, लेकिन कल बेचा था नए दामों में। तो भारत नेपाल को पेट्रोल बेचता है और नेपाल अपने यहाँ उसी पेट्रोल को आप लोगों की दी हुई कीमत से 20 रुपया सस्ते में बेचता है। नेपाल को बेचा जाता है तो केवल रिफाइंड किए हुए पेट्रोल का दाम लिया जाता है और वो भारत से 22 रुपया सस्ता है। नेपाल से एक साथी हैं सूर्य प्रताप शर्मा, उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के भेजी थी जो डिलीट कर दी गई है। आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि दूसरे शब्दों में उसी रिपोर्ट को फिर से अपलोड करें तो आप उसको देख पाएंगे। लेकिन अपने ही देश का पेट्रोल, मतलब कि भारत अरब से वही पेट्रोल खरीदता है, साफ करता है, अपना मुनाफा कमाता है और नेपाल को बेच देता है। नेपाल वही पेट्रोल अपना टैक्स लगाकर 41%, भारत में लगता है 106%, 41% टैक्स लगाकर जब वो तेल बाजार में उतारता है तो भारत से 20 रुपया सस्ता में मिलता है। बिहार के बॉर्डर के जो लोग हैं नेपाल के, सब वहीं भरवा के आ रहे हैं। तो भैया ध्यान रखिए, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला था आपको कोरोना में, सुना होगा आपने, सरकार ने कोरोना काल में ही 28 लाख करोड़ कमाया है पेट्रोल से। ये एपिसोड भी डिलीट हो गया है, जैसे मौका मिलेगा मैं दोबारा लगा दूंगा। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले एक ब्रेड बनाने वाली कहानी और निपटा दें। कभी किसी प्रोग्राम में हमने कहा था कि हम लोग ब्रेड खुद बनाते हैं, तो एक भाई ने याद दिलाया कि आप ब्रेड बनाने का तरीका जो आप लोग बनाते हैं उसको दिखाइए। हमारे यहाँ और यहाँ के लगभग हर पारंपरिक घर में इस तरह की ब्रेड बनाने की मशीन होती है। जैसे अपने यहाँ सिलबट्टा होता है उस तरह से ये मशीन यहाँ पे ज़रूर होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर अपनी ब्रेड खुद बनाते हैं। सफ़ेद ब्रेड यहाँ पर बिल्कुल नहीं खाई जाती है। सफ़ेद ब्रेड जो होती है वो मैदे की होती है और मैदा कई बीमारियों की जड़ होता है। मैदा ना के बराबर यहाँ पे खाया जाता है। तो आप जिस तरह की भी ब्रेड पसंद करते हैं उस तरह का आटा यहाँ बाज़ार में मिलता है। अमूमन हमारे यहाँ जो ब्रेड बनती है वो गेहूं के आटे, बाजरे और मक्के के आटे का एक मिक्स होता है और उसमें हम लोग थोड़ा सा तिल और सूरजमुखी के बीज साथ में डालते हैं। इन तिल और सूरजमुखी के बीज से तेल निकलता है जो इस ब्रेड को थोड़ा सा भारी करता है। इस मशीन में करना कुछ नहीं होता है और सीधे आधा गिलास पानी डाला और ये मिक्स आटा डाला और मशीन चला के छोड़ दी। अब ये मशीन अपने आप इस आटे को गूँथेगी और गूँथने के बाद सही टेम्परेचर पे इसको पकाएगी। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। 2.5 घंटे के बाद इसमें से गर्मा गर्म ब्रेड निकल आएगी। एक ब्रेड हमारे यहाँ 2 दिन चलती है, तो हफ्ते में हम लोग अमूमन 2 या 3 ब्रेड बनाते हैं और दबा के खाते हैं। तो ये थी कहानी ब्रेड की। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। चीन के साथ में बहुत ठीक ठाक गोली हो गई है। मार्च में यहाँ पे चुनाव होने हैं और यहाँ की सरकार ने शायद उसी को देखते हुए किया हो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त गोली दी है चीन को।
गोली ये है कि चीन का जितना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ की सरकार ने, यहाँ का एक शहर है दन हाग, जिसको अंग्रेजी में दी हेग भी कहते हैं। दी हेग में इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह होती है, आपने नाम सुना होगा कहीं पे। तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे चलते हैं। सद्दाम हुसैन और बिन लादेन वगैरह के सभी के मुकदमे वहाँ पे चले थे। जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े क्रिमिनल होते हैं, गद्दाफी जैसे, उन सब के मुकदमे जो होते हैं वो उस कोर्ट में चलते हैं। वो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तो वहीं पर उसी कोर्ट में एक कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस का फैलाव है, उसके लिए चीन जिम्मेदार है। इसलिए नहीं कि चीन ने वो वायरस बनाया था, इसलिए कि चीन ने उस वायरस की जानकारी को छुपाया था। तो उस इल्जाम के तहत यहाँ की सरकार द्वारा दायर किए गए मुकदमे, ये मुकदमा दायर किया गया था पिछले साल मई में। जो पिछले साल मई में मुकदमा दायर हुआ था, उस पर फैसला ये सुनाया है कि हॉलैंड में, चूंकि ये मुकदमा हॉलैंड सरकार की तरफ से दायर हुआ था, कि हॉलैंड में कोविड से हुए नुकसान का 12% चीन को भरना होगा। और वो नुकसान इतना ज्यादा है कि चीन के जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, अगर उन सबको बेचा भी जाएगा तो उससे ज्यादा का नुकसान है। तो उसके तहत चीन ने जिन जिन चीजों पे इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पर बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए थे चीन ने, उन सबको यहाँ की सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। और उन जगहों पर कोविड की वैक्सीन को रखने, भंडारण करने, और आगे जो गरीब देशों में वो वैक्सीन जब फ्री में बटेंगी, मतलब इस साल के अंत तक, जब तक यूरोप में पूरे भर में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में, तो वहां पर जो यहाँ की बची हुई मशीनें हैं, मतलब कि यहाँ की जो ट्रकें हैं, यहाँ की जो मशीनें हैं जो यहाँ के वैक्सीनेशन में लग रही हैं, उनको रेड क्रॉस और तमाम संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के साथ में गरीब देशों में आगे बांटा जाना है। तो उन सभी जगहों को अधिग्रहित कर लिया है और उसका उपयोग अब इन सब कार्यों में किया जाएगा। चीन को समय दिया गया है 3 साल का। 3 साल के अंदर अगर होने वाले नुकसान, मतलब कि कोरोना को महामारी समाप्त करने तक, अभी तक का नहीं, जो आगे भी आने वाला है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो अभी ये नहीं कहती है कि ये वैक्सीन 2 साल से ज्यादा आपके शरीर में आपको और बचा पाएगी। तो जब तक कि कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आती है जो इस महामारी को एक साधारण बीमारी में कन्वर्ट कर दे, तब तक का होने वाला नुकसान और उसका जो प्रतिशत कोर्ट ने डिसाइड किया है वो चीन को हॉलैंड में देना ही होगा। नहीं देंगे तो जो अधिग्रहण किया हुआ चीजें हैं वो सारी सरकार की हो जाएंगी। और उसके बाद आने वाले हर प्रोडक्ट में अलग से 13% का टैक्स लगेगा। चीन का जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा उसमें 13% का टैक्स चीन को देना होगा, यहाँ की जनता को नहीं, चीन को देना होगा। माने कि जब आप यहाँ पे अगर कोई मी टीवी खरीदेगा तो उसको टीवी उतने का ही पड़ेगा जितना अमेरिका वालों को पड़ रहा है और हॉलैंड वालों को पड़ रहा है। लेकिन मी टीवी को जो चीन में पैसा ट्रांसफर होगा उसमें से वो 13% एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जनता को वो पैसा नहीं देना है, चीन जो पैसा यहाँ से जाएगा उसमें से वो पैसा काट लिया जाएगा। तो एक तो कहानी ये है कि भाई चीन के ऊपर एक्शन शुरू हो गया। इसका फायदा ये होगा कि इसी बुनियाद पर और भी बाकी देश अब इस तरह की चीजें क्लेम कर पाएंगे, या दूसरे शब्दों में ये भी आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा रास्ता पश्चिम को मिल गया है, जहां से वो चीन की कमर थोड़ी सी टेढ़ी कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे चीन जो था वो अपने आप को धीरे धीरे इतना मजबूत कहने लगा था कि वो चाहता था कि डॉलर और यूरो की तरह जो उनका अपना पैसा है वो भी अंतर्राष्ट्रीय पैसे में शामिल कर लिया जाए, जो कि अब इससे शायद नहीं हो पाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भैया कोरोना सिर उठा रहा है। मैंने कुछ हफ्ते पहले जब बिहार के कुछ अस्पतालों के सीएमओ लोग जो मेरे मित्र हैं उनसे जब बातचीत की तो पता चला कि वहां पर तमाम फर्जी कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट की रिपोर्ट लगाई गई है। मतलब कि वहां पे रिपोर्ट लगा दी गई है कि फलानुआ का चेक किया था, ये टेलीफोन नंबर है उसका और उसको नेगेटिव कोरोना था, माने कि कोरोना नहीं था। जब पता चला कि भाई टेलीफोन नंबर क्या है तो लिखा था 000, 10 बार 0 लिख के फॉर्म भर दिया गया था। तो उस पे वहां की सरकार ने तो एक्शन लिया है, लेकिन सरकारों के एक्शन से बड़ी चीज अब ये है, जिस कोरोना की फिलहाल कोई जांच नहीं की जा रही है वो कोरोना अब बिना जांच के महाराष्ट्र में फिर से उठने लगा है। पूना में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछली बार किसी ने पूछा था कि रात के कर्फ्यू लगाने से क्या कोरोना भाग जाएगा? जी नहीं, रात के कर्फ्यू लगाने से कोरोना भागेगा नहीं, लेकिन गैर जरूरी आवागमन को रोकने के कारण कोरोना में थोड़ा सा रुकाव हो सकेगा।
तो टीका भैया दुनिया भर में बट रहा है भारत की तरफ से। अभी भारत ही में नहीं बट रहा है, लेकिन जैसे ही बटे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपना टीका लगवा लीजिए, क्योंकि टीका लगवाने से आप अपने देश में फैलने वाले कोरोना को रोक पाएंगे। 60% लोगों को लगना चाहिए। यहाँ का नियम ये कर दिया गया है कि 6 मार्च से पहले 60% लोगों को कोरोना लग जाए, तभी ये कंट्रोल में आएगा और तभी यहाँ का लॉकडाउन भी खत्म किया जाएगा। तो किया ये जा रहा है कि कम से कम हर परिवार से एक सदस्य को कहा जा रहा है कि आप टीका लगवाइए और बाकी सदस्य बाद में लगवाएं, क्योंकि सब एक साथ लगवा लेंगे एक परिवार के, तो एक में लगा है दूसरे में लगवा नहीं किया है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर टीके का जो डिवीजन किया गया है, पहले तो था कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, फिर किया गया है खाली बुजुर्ग लोगों के लिए, अब वो भी निपट गया है। अब ये कहा गया है कि हर परिवार से एक सदस्य सबसे पहले लगवाए और दूसरे राउंड में मतलब 6 मार्च के बाद जो टीका लगेगा उसमें बाकी के लोगों का टीका लगवाया जाएगा। लेकिन भारत को छोड़ के उसके अगल बगल से लेके पूरी दुनिया इस समय वैक्सीन वॉर में लगी हुई है। हर देश को वैक्सीन चाहिए और उसका फायदा भी बहुत लोग उठा रहे हैं। आपके यहाँ वैक्सीन जैसे पहुँचे उसको भैया तुरंत लगवा लेना। अपनी सरकार पर विश्वास करिए, उन्होंने जो बनाया है बहुत सही बनाया होगा और दुनिया भर में आपका नाम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है कि भारत अपने अड़ोसियों को, अपने पड़ोसियों को ठीक से वैक्सीन दे रहा है। लेकिन यार अपने ही घर वाले नहीं लगवा रहे हैं, लगवाइए उसको, दूरी बना के रखिए। और संडे को एक छोटा सा लाइव रखते हैं जिसमें कि सवाल जवाब खाली हो, कोई नया मैटर लेके नहीं आएंगे। समय हो तो आइएगा। आपके पास अगर कोई सवाल हो कि घर का लड़ाई झगड़ा कैसे काबू में रखें, लोगों को माफ़ कैसे करें और अपनी लेगेसी वगैरह को कैसे और बेहतर करें, मतलब कि लाइफस्टाइल, जीवन का स्तर कैसे बेहतर करें, आपके पास अगर सवाल होंगे आइएगा, बात किया जाएगा। जितना मेरा ज्ञान है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने समाज से सीखा है, वो आपको मैं तुरंत दे दूंगा। तो जितना समय मैंने इधर उधर लगाया है वो आपको न लगाना पड़े। आज का यहीं तक, मिलते हैं फिर रविवार को भारत के समय शाम को 5 बजे। तैयार रहिएगा, फिर मिलते हैं।